अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आपको सेक्शन बी जो है वो समझ आ गया होगा। आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो ध्यान से चेक कर ली होंगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप जो है वो एनुअल एग्ज़ाम में ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर आओगे। और होप अगर इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस कुछ पेपर में आ गए तो आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट करके आओगे इंशाल्लाह। अब हम अपना सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमने जिस तरह से टेबल पढ़ते हैं 2 2 4, इसी तरह से हमने सेम पोलिनो जो टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई करना है। वाई स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विद वाई स्क्वायर एंड वी विल गेट y4। सेकेंड स्टेप इज सब्ट्रैक्शन कर देंगे। देन जो है वो हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को जो है वो डबल करके इस साइड पे लिखना होता है। वाई स्क्वायर को जो है वो डबल करेंगे तो डेट विल बी द 2y स्क्वायर और नेक्स्ट वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे। साइन सिर्फ उन वैल्यूज़ का चेंज होता है जो यहाँ पे हम खुद मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बाकी जो अगर वैसे हम उनको ऊपर से लेकर आ रहे हैं तो आपने नो चेंज। अब 2y स्क्वायर है और हमने 2y स्क्वायर से क्या लेकर आना है 4y स्क्वायर, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे भी लिखोगे और स्टार्ट पे भी लिखोगे और भी लिखोगे। अब 2 पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब ये हमारा एलिमेंट आ गया। अब ये 2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देन इससे भी पहले फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 4y स्क्वायर 2y स्क्वायर है ना, 2y स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2y स्क्वायर प्लस 2 2 4। वे साइन चेंज्ड k-4, ये क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो डेट्स वाई आई पुट देम इन अ ब्रैकेट। ठीक है, मैंने इनको ब्रैकेट में लिख लिया। वाई स्क्वायर प्लस 4/y4। अगेन वही स्टेप रिपीट होंगे। क्या होगा कि जो भी वैल्यू अभी हमने लिखी है उसका डबल होगा, बाकी रिमेनिंग कॉपी करेंगे। ये कॉपी कर रहे हैं और इसको डबल करेंगे, 2 का डबल 4। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे किस तरह से लिखनी है। अब देखें, अब हम पहले तो ये वाली वैल्यू लेकर आते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि k है और k हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस वाली वैल्यू का बता नहीं सकते, तो हम लास्ट वाली वैल्यू को स्क्वायर रूट कर लेंगे। लास्ट वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और y पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है y स्क्वायर। तो हम इसका मतलब है कि हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या है 2/y स्क्वायर। यहाँ पर भी वही लिख देंगे 2/y स्क्वायर। अब 2/y स्क्वायर के साथ जो है वो आपने इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू आप यहाँ लिखते हैं उसी से मल्टीप्लाई हो रहा था। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देखें 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/y स्क्वायर, तो ये कैंसिल और आंसर क्या आएगा सिर्फ 4। तो 4 यहाँ पे लिख दिया हमने। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू ये आ जाएगा 8/y स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो इसी वैल्यू को इसी के अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/y4। ये दोनों वैल्यूज़ तो कैंसल्ड हो गई क्योंकि डिफरेंट साइन है, और इसका भी साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस में चेंज होगा तो k और -4 -8। उन्होंने हमसे पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, द गिवन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, जब इक्वेशन जब तक इक्वेलिटी का साइन आए तब तक वो एक्सप्रेशन होता है। द गिवन एक्सप्रेशन विल बी द परफेक्ट स्क्वायर इफ़ क्या होगा k-8 = 0। ये तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना अगर k-8 = 0 होगा। तो अगर k-8 = 0 है तो इम्प्लाइज k = 8। तो फॉर द वैल्यू k = 8 इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, समटाइम्स वो ये पूछ लेते हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ जो भी रिमाइंडर वैल्यू आ रही होगी तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। हम कहेंगे कि k-8 विल बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, और व्हाट विल बी एडिड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका साइन चेंज करके हम कहेंगे कि -k+8 विल बी एडिड। जब ऐड करना होगा तो साइन चेंज करके आपने बताना है कि ये ऐड करेंगे, और जब सब्ट्रैक्टेड का होगा तो एज इट इज़ जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी वो डैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा डैट विल बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ ही अभी तो उन्होंने के फाइंड आउट करने को पूछा था ना, तो आपने के इक्वल टू 0 कर दिया, लेकिन समटाइम्स वो पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट विल बी एडेड, तो फिर आपने इस तरह से करना है। ठीक है, क्या जो वैल्यू अगर रिमाइंडर आ रही होगी डैट विल बी सब्ट्रैक्टेड, और और एडिट क्या, उसके साइन चेंज करके एडिट। ओके, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट करते हैं। स्लोप्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, m1 m2 m3 हमें स्लोप्स गिवन है। फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं ट्राइंगल ए बी सी के। हम ट्राइंगल का नाम लिख लेंगे ए बी सी। अब स्लोप ऑफ जो ए बी की स्लोप है हम सपोज उसको m1 कह देते हैं, बी सी की स्लोप को m2 कह देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, और ए सी की स्लोप को m3 कह देते हैं। ठीक है, तो अब हमने इन सब के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने डायरेक्शंस को जो है वो ध्यान से देखना है कि आपने डायरेक्शन अब इस केस में कौन सी लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक अब किस तरह से मूव करता है उससे अपोजिट आपने डायरेक्शंस लेनी है। अब देखिए हमें पता है कि अगर ये क्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी अपोजिट जो होगी वो ये डायरेक्शन बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक हमेशा इस तरह से जाता है 6 के बाद 7 पे, तो हम उसको बैक साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे है क्लॉक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, तो फिर वो 9 से 10 की तरफ जाएगा, हम उसको नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर वो 1 2 पे है तो हम वो ऐसे आएगा और हम उसको ऐसे लेकर जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्शंस जब आपने लगा ली तो अब आपने जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है। अक्सर स्टूडेंट जो है ना ये फर्स्ट स्टेप ही गलत कर देते हैं कि वो ये डायरेक्शंस नहीं लगाते। तो अब हम इन एंगल्स को अल्फ़ा बीटा और गैमा का नाम दे देते हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है, अल्फ़ा बीटा और गैमा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जो आपने याद किया हुआ है, जिस चीज़ को याद करना है वो क्या है आपके पास, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू। अब ये डायरेक्शन अल्फ़ा आपने लिखना कैसे, आप यहाँ पे देखोगे जिस साइड पे मैंने एरो लगाया है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन वाली स्लोप पहले आएगी m3 माइनस, और उसकी दो साइड्स हैं m1 और m3 इन्वॉल्व हो रही है ना अल्फ़ा में, तो जिस साइड पे डायरेक्शन में एरो पुट किया होगा आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो वाला एंगल पहले लिखना है। तो यहाँ पे आएगा m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m3। नेक्स्ट स्टेप में जो है मैं इनकी वैल्यूज़ लगा दूँगी। m3 की जो है वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ वैल्यूज़ मैंने नहीं लिखी, 3/2, m2 जो है वो -3/2 और m3 जो है वो 2 है। अब जस्ट मैंने पुटिंग वैल्यूज़, m3 की वैल्यू 2 पुट करूँगी यहाँ पे, माइनस m1 की वैल्यू 3/2 पुट कर दूँगी ओवर 1 प्लस m1 की वैल्यू 3/2 और m3 की वैल्यू 2 2 से कैंसल्ड, 3 + 1 4 बन जाएगा, और उसको जो है वो मैं माइनस कर लेती हूँ और कैलकुलेटर पे ही वैल्यूज़ ले लेती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/2, और डिनोमिनेटर में 4 है। अब हमें पता है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1/8 टेंजेंट अल्फ़ा। जब मैं अब नेक्स्ट मुझे तो अल्फ़ा फाइंड आउट करना था ना, टेंजेंट अल्फ़ा नहीं करना था, तो मैं क्या करूँगी, कैलकुलेटर उठाऊँगी। और देखिए मैथ में बहुत सारी चीज़ें आपके कैलकुलेटर ने याद रखी हुई हैं, आपने नहीं रखना। टेंजेंट अल्फ़ा 1/8 क्या होता है वो कैलकुलेटर आपको बताएगा। आप सिंपली यहाँ पे 1/8 लिखोगे और ब्रैकेट लगा दोगे, तो ये आपको वैल्यू उसने दे दी। अब ये वैल्यू जो उसने दी है ना, ये डिग्री में सारी वैल्यू है, ठीक है। तो लेकिन जब हम जो है वो इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं ना, तो हम इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो हमारा कौन सा बटन है, ये वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे जस्ट ये सारा कुछ चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमने बस 7 डिग्री और 7 मिनट्स लिख लिए। ये ऊपर वाली जो वैल्यू आ रही है 30, उसको अब हम इग्नोर कर देते हैं, उसने नहीं चेंज किया होगा, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। इसी तरह से अब हम टेंजेंट बीटा का फार्मूला लगाएंगे। टेंजेंट बीटा का फार्मूला क्या होगा, बीटा को चेक करें आप। बीटा का एरो किस साइड पे जाना है, m1 की साइड पे जा रहा है, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, m1 से स्टार्ट होगा, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ओके, वैल्यूज़ लगाएंगे। नेक्स्ट अब हम m1 की वैल्यू
वैल्यूज़ लगा दी m1 m2 की हमने 3/2 + 3/2 और यहाँ पे भी m1 m2 की वैल्यू मैंने लगा दी। अब वैल्यू लगाने के बाद देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये ऊपर प्लस हो जाएगा। 3/2 + 3/2 6/2, 6/2 = 3 आ जाएगा, वो मैंने पुट कर दिया। उसके बाद 1 माइनस साइन है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 3 9, 9/4। अब 9/4 को मैं माइनस कर लूँगी कैलकुलेटर के ऊपर। 1 माइनस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, 5/4, 3 माइनस 5/4। अब ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 3 के साथ जाके, और 4 3 सा 12/5। अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी कैलकुलेटर पे, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स माइनस 12/5 12/5 का, तो ये मेरे पास आ जाएगा -60। अब देखें ये फिर मैं इसको वैसे लिखने लगी थी, आपने इसमें कन्वर्ट कर लेना। -67 और 22 मिनट्स ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपकी आ गई, लेकिन हम मैथ्स में नेगेटिव, मैथ्स जो है ना वो नेगेटिव चीज़ों को रहने नहीं देता। ये मेरे पास बीटा आ गया, बीटा इज इक्वल टू, ओके। मैथ्स जो है वो नेगेटिव चीज़ों को पसंद नहीं करता। ये क्या बात हुई कि बीटा माइनस है, वो इसको पॉजिटिव बनाएगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, +180 इसमें प्लस कर दें, क्योंकि नेगेटिव पहले से लिखा हुआ था तो मैं इसमें +180 लिख दूँगी। तो ये मेरे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू 112 डिग्री और 37 मिनट्स। ठीक है, तो बीटा मेरे पास आ गया। और उसके बाद मैं गैमा फाइंड आउट करूँगी, टेंजेंट गैमा का उसी तरह से फार्मूला लिखेंगे। टेंजेंट गैमा विल बी इक्वल टू, अब ट्रायंगल की तरफ मूव करेंगे, गैमा ये एंगल बन रहा है कहाँ, कौन कौन से देखें स्लोप्स इन्वॉल्व है, m2 और m3। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वहाँ है जहाँ पे एरो का हेड जो है ना वो साइड, जिस साइड को टच कर रहा है। तो m2 माइनस m3 ओवर 1 + m2 m3 वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये आपने फार्मूला याद किया हुआ है, ठीक है, याद किया हुआ है, लेकिन इसको आप ये नहीं याद रखना कि हमेशा यहाँ m2 ही होगा, यहाँ m3 होगा। नो, वो आप ट्रायंगल जिस तरह से बनाओगे उसकी डायरेक्शंस देखकर आपने जो है वो करना है कि जो हेड की डायरेक्शन होगी और उसके बाद टेल की तरफ जाना है, हेड टू टेल से याद रखना है आपने, ठीक है। फार्मूला ये आपने याद करना है कि 2 स्लोप्स को माइनस करेंगे और नीचे उनका प्रोडक्ट और वो प्लस होगा, ठीक है। लेकिन स्लोप्स किस तरह से माइनस और वो होंगी ये आपको मैंने बता दिया कि डायरेक्शंस देखकर। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। m2 की क्या वैल्यू है हमारे पास, m2 की वैल्यू है -3/2। m3 की क्या वैल्यू है हमारे पास 2, 1 + -3/2, और m3 की वैल्यू हमारे पास है 2, वो हमने पुट कर दी। जब हम 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा -3 और 2 2 × 4 -7/2 ओवर, सेम साइन है ना, प्लस होगा, सेम साइन पे प्लस हो गया, और ये हो गया हमारे पास 1 + -3 डेट विल बी -2। अब डिनोमिनेटर ये वाला डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 7/4। तो अब जो है वो हम कैलकुलेटर उठाएंगे और शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 7/4 इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ गई 60 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, जो वैल्यू आनी है उसको पहले आपने ये डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करके फिर आपने लिखना है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, आपके पास जो जो वैल्यूज़ आई हैं उन सब वैल्यूज़ को आप लिखोगे और कैलकुलेटर पे ऐड करोगे, आना चाहिए 180। ठीक है, मेरे पास कौन कौन से एंगल आए मैं उन एंगल्स को लिख लेती हूँ और फिर आपके सामने आपको करके दिखाती हूँ कि क्या आंसर आएगा। देखें, पहला एंगल मेरा क्या था, 7 डिग्री 7 मिनट्स। इसको पहले आप आंसर में कन्वर्ट कर लोगे, इज इक्वल टू लिख लोगे, फिर प्लस प्रेस करोगे वरना वो एरर दे देगा कैलकुलेटर। उसके बाद बीटा लिखोगे 12 डिग्री
यही डिग्री का बटन प्रेस, उसके बाद 37 मिनट्स हैं, फिर इक्वल का बटन प्रेस करोगे और फिर प्लस लास्ट वाला एंगल 60 डिग्री 15 मिनट्स इज इक्वल टू, ये आ गया 179 डिग्री पर 59 मिनट्स। तो हमने जो राउंड ऑफ एरर्स किए हैं उसकी वजह से हमारा वो थोड़ा सा ट्रंकेटेड आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, तो ये ठीक बिल्कुल आंसर है। इज इक्वल टू 180 डिग्री। राउंड ऑफ अगर हम इसको करें तो ये बन जाता है 180। तो यही हमारे जो है वो एंगल आ गए। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि द हाइट ऑफ अ टाइट ऑफ अ कोस्टल लोकेशन एट अ कोस्टल लोकेशन वेरीज ओवर अ डे मॉडल्ड बाय एच। फंक्शन आपको उन्होंने बनाकर दे दिया है कि इस तरह से जो है ना वो हाइट जो है वो डिटरमिन हो रही है, और साथ में उन्होंने फिर हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन डाल दी है कि एच नॉट जो है वो एवरेज टाइड ऑफ हाइट है, उसके बाद ए क्या है एम्पलीट्यूड है, टी क्या है द टाइम इन द आवर्स है, और कैपिटल टी क्या है द पीरियड ऑफ अ रेडियल साइकिल है इन आवर्स। उसके बाद नीचे इनकी वैल्यूज़ भी दे दी है। यूज़ ट्रिग्नोमेट्री to find the tide's height at t is equal to 0, 6 and 8 hours। अच्छा, इसमें इन्होंने यूज़ ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ इतना ही कैलकुलेटर वाला यूज़ करना है आपने कि यहाँ एंगल लगा देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और जो है वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर का आपका ये यूज़ है, कैलकुलेटर का यूज़ है और वो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री लिख दी। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन को देख कर ही परेशान हो जाएंगे, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, इनकी वैल्यूज़ जो है वो जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए एच नॉट की क्या वैल्यू है, हम वो वैल्यू लगा देंगे। एच नॉट इज़ 2 मीटर, तो मैं 2 लगा देती हूँ। उसके बाद ए की क्या वैल्यू है 1 मीटर है, मैं ए 1 लिख दिया। उसके बाद कोमा है साइन 2 पाई एज इट इज़, और टी जो है वो भी मैं एज इट इज़ अभी रखूँगी क्योंकि टी की वैल्यूज़ मुझे वेरी करनी है। पहले 0 पे फाइंड आउट करनी है टाइट क्या थी, फिर 6 पे और फिर 18, इन सब टाइम्स पे मैंने हाइट फाइंड आउट करनी है ना टाइट की। तो मैं इसको नहीं, ये क्योंकि वेरी हो रही है दैट्स वाई जिस तरह से वेरिएबल को मैंने अभी वेरिएबल ही रख दिया। उसके बाद टी जो है वो 24। पहले तो मैंने अब इस सिंपल फंक्शन जो चीज़ें फिक्स्ड वैल्यू थी जो कांस्टेंट थी उनको जो है वो मैंने एज अ कांस्टेंट पुट कर दिया। इनको बेशक मैं सिंप्लीफाई भी कर लूँ, यहाँ पे 12 मेरे पास आ गया। 2 + 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही आ जाएगा, साइन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू रहेगी पाई टी ओवर 12, कटिंग कर दी, ये सिंपल बन गया। अब जो वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई है ना उन पे मैं 1 बाय 1 वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। फॉर टी इक्वल टू 0, अब फॉर टी इक्वल टू 0 क्या होगा कि यहाँ पे टी की जगह मैं 0 पुट कर दूँगी। एच इज़ इक्वल टू 2 + साइन टी, जब मैं 0 पुट करूँगी तो ये पाई से मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2। ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है कि साइन 0 क्या होता है, साइन π/2 क्या होता है, साइन पाई, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है। इतनी आसान, और ये अगर आपको याद भी नहीं है ना, आप कंफ्यूज हैं कि जी आपको नहीं पता कि साइन क्या है, तो ये कैलकुलेटर के ऊपर साइन लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे 0 लगाना है और इक्वल टू 0, और इसको आंसर चेक करेंगे 0 आ गया। जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे उन्होंने दी हुई आप यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करना आएगा। आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पे कोस कर दिया तो कोस, टेंजेंट इन्वर्स कर दिया तो टेंजेंट इन्वर्स, ये सारा कैलकुलेटर का काम है, आपने कुछ नहीं करना था, कैलकुलेटर यूज़ करना था बस। उसके बाद फॉर टी इक्वल टू 6, अब वो टी जो मैंने पुट नहीं किया था उसी वाली वैल्यू को मैं दोबारा से लिखूँगी, जो सिंप्लीफाई करके मेरा ये फंक्शन आया था, इसमें मैं दोबारा से अब दिस टाइम मुझे टी क्या पुट करना है 6। ये हाइट है एट टाइम 0, यानी कि जब टाइड देखना शुरू की उन्होंने, वेव देखना शुरू की, तब एट 0 हाइट उसकी 2 थी, 2 मीटर। उसके बाद अब 2 यहाँ पे इसको मीटर करते हैं। उसके बाद साइन पाई, अब टी मैंने क्या लेना है 6, और ओवर वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 है, वो मैंने लगा दी। अब 6 2 से 12, 2 + साइन π/2। अब साइन π/2 क्या होता है, साइन 90 होता है। साइन π/2 क्या होता है 90, पाई की वैल्यू 180 लगाएंगे तो साइन 90 आ जाएगा। तो अपने साइन, अगर आपको नहीं याद, वैसे तो ये अंडरस्टूड होता है कि साइन 90 जो है ना वो 1 है,
ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत वैल्यूज़, लेकिन जिनको स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री का तो वो भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो इस पे एच जो है वो 3 आ गया। देन जो है वो फॉर t इज़ इक्वल टू 18। अब जो है हमने स्मॉल t की जगह 18 यूज़ कर देना है। h इज़ इक्वल टू वही उसी वाले फंक्शन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। कौन सा ये हमारा फंक्शन है, h इज़ इक्वल टू 2 प्लस साइन पाई t की जगह 18 ओवर 12 ब्रैकेट लगा दें और इनको कैंसिल कर दें। 6 2 सा 12 और 6 3 सा 18, 2 प्लस साइन 3 पाई बाय 2। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, पाई की वैल्यू अब यहाँ पे 180 डिग्रीज में लगेगी। जब भी ये साइन वगैरह के साथ होता है ना, साइन कोस और टेंजेंट के साथ, तो ये डिग्री में यूज़ होती है। पाई की वैल्यू 180, तब पाई 180 है। अदरवाइज़ अगर ये नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे हम लिखते हैं ना पाई की वैल्यू सर्कल के सरकमफेरेंस में यूज़ करते हैं 2 पाई r, तो वहाँ हम पाई जो है ना वो रेडियन में यूज़ करते हैं 3.14। तो जब ये नंबर्स के साथ होती है तो ये 3.14 या 22/7 यूज़ होती है। लेकिन अब अगर ये साइन ट्रिग रेशोज़ के साथ यूज़ होगी ना तो ये 180 यूज़ होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 180 यूज़ कर लिया और इसको जो है वो सिंप्लीफाई करूँगी, कैंसिलेशन कर दूँगी, तो मेरे पास जो है वो फिर ये आ जाएगा कैंसिल होकर। देखो 270 आ जाएगा। इसको कैंसिलेशन करके क्या आ जाएगा 270। मल्टीप्लाई करके देख लें आप। साइन 270 लेना कौन सा मुश्किल है। साइन 270 इज इक्वल टू -1 होता है। वो वैल्यू लगा देंगे 2 - 1 डेट इज़ 1। तो तब एच की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 1 होगी। एट टाइम इज इक्वल टू 18 पे हाइट जो है वो उसकी 1 हो जाएगी। ये देखें ना, अंडरस्टूड हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो वो हाइट जो है वो आगे आगे वेव में वो प्रेशर तो नहीं रहता ना, ऐसा ऐसा वो फिर कम हो जाती है। तो ये आपकी H1 2 3 4, ये आपका सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज़ करना था कि आपने साइन कोस और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है, और फिर पाई गिवन था। और पाई जब साइन कोस और टेंजेंट के साथ है तो आपने उसे किस में यूज़ करना है, हमेशा 180 डिग्री में यूज़ करना है। अगर वैसे है तो वो फिर रेडियन में यूज़ होता है। लेकिन अब इसको साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स के साथ मिक्स ना कर देना, तब तो वो आंसर्स आए होते हैं ना, तब ये वाला 1 वाला आंसर आया होता है। ठीक है, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स। तब ना कहना कि मैंने कहा था कि ट्रिग रेशोज़ के साथ जो है ना वो डिग्रीज में होता है। ट्रिग इनवर्स के साथ नहीं, सिंपल जो ट्रिग होता है उसके साथ ये फिर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तब ये 180 डिग्री यूज़ होता है। तो यहाँ होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। बहुत आसान था। ट्रिग्नोमेट्री में से अगर इतना आसान क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन से हमें पता क्या चल रहा है कि कोई भी क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना कि आप देखो ही और देख के परेशान हो जाओ कि ये तो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा देखो कि करना कैसे है, कुछ अपना दिमाग चलाओ तो इंशाल्लाह चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। किस किस फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। अब जिस चीज़ में हमने इनको ट्रांसफॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन को, तो कम से कम आपको उन इक्वेशंस को उस फॉर्म का पता तो हो ना कि क्या है। तो आपकी जो मेमोरी में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो आपको लर्न करनी चाहिए, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है वो लर्न करने के लिए क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, अगर 2 पॉइंट्स हैं आपके पास P1 और P2, तो 2 पॉइंट फॉर्म में ये P1 इज इक्वल टू x1 y1, P2 अगर x2 y2, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। यानी कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन किस तरह से लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो हमें इक्वेशन गिवन है ना, तो अब हम इस इक्वेशन से पहले 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो हम इसी इक्वेशन से कैसे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, हम इसी इक्वेशन में फर्स्ट टाइम जो है वो एक दफ़ा x को 0 कर लेंगे और दूसरी दफ़ा y को 0 कर लेंगे और पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है,
तो फॉर P1 जो है मैं y को 0 कर देती हूँ। फॉर P1 पुट मैंने कर दिया, यहाँ लिख दें पुट y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम y अगर 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये y 0 था तो 5 भी 0 हो गया, और यहाँ से आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -5। तो देखें पॉइंट क्या बन गया, मैंने y 0 लिया हुआ था और x मेरे पास 5 आ गया, तो P1 जो है वो मेरे पास आ गया -5 और 0। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। और फॉर सेकंड पॉइंट में क्या करूँगी, फॉर P2, P1 के लिए मैंने y को 0 किया था, फॉर P2 मैं x को 0 कर दूँगी। जब मैं x को 0 करूँगी तो मेरे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, इम्प्लाइज 5y इज इक्वल टू 10, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास सेकंड पॉइंट जो बन गया y2 वो क्या बन गया, सॉरी P2 जो है वो क्या बन गया, P2 विल बी इक्वल टू मेरे पास x, क्योंकि मैंने 0 लिया हुआ था, तो अगर मैं x 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब P1 P2 आ गया, याद किया हुआ आपने पहले से जिस चीज़ को याद किया हुआ है उस चीज़ को लिखेंगे। ये मेमोराइज़ करने वाली चीज़ है, मेमोराइज़ करने वाली सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ। ये 2 पॉइंट फॉर्म जो है ये इसकी ये चीज़ आपको याद होगी। अब देखें जहाँ y1 एक पॉइंट आपका P1 है, जहाँ y1 है वहाँ P1 का y कोऑर्डिनेट आना है, ये y1 है, इसको अब लिख लें बेशक आप ताकि गलती ना करें, और ये x2 y2 है। अब मैं 2 पॉइंट फॉर्म लिख देती हूँ और ये वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। y माइनस y1 दोबारा लिख लेती हूँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1, वैल्यू पुट कर देंगे। y माइनस y1, y1 क्या है 0, y2 क्या है मेरे पास 2, y1 0, x2 क्या है 0, x1 क्या है -5 माइनस माइनस प्लस, x माइनस x1 क्या है, तो ये आपका जो है वो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन की 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो आ गई। y माइनस 0 इसी फॉर्म में ही आप रहने दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये 2 पॉइंट फॉर्म आ गई। अब 2 पॉइंट फॉर्म के बाद आपने क्या करना है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 2 इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, इंटरसेप्ट वो होती है कि जैसे ये एक्स इंटरसेप्ट, जहाँ पे लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगी वो हमारी एक्स इंटरसेप्ट होगी। जैसे ये अगर एक कोई लाइन है तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगी, इसको ए का नाम दे दूँगी, और अगर जहाँ पे ये वाई एक्सिस को टच कर रही है वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगी। तो इस केस में देखें हमने जो पॉइंट फाइंड आउट किए ना वो भी हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ही हैं। ठीक है, जो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं वो भी हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। जब मैंने एक्स को 0 पुट किया तो मेरे पास एक्स अगर 0 होगा तो वाई इंटरसेप्ट आएगी, जब मैं वाई को 0 पुट कर दूंगी तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आएगा तो वो एक्स इंटरसेप्ट होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आई है, ए, इसको फिर मैं ए कह दूँगी। और ये आपके मेमोरी में क्या चीज़ होनी चाहिए, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होनी चाहिए, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपने याद की हुई होगी, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1। इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये क्योंकि आपने याद करनी है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1। अब आपको सिर्फ a और b चाहिए। a क्या है, x इंटरसेप्ट, यानी x जहाँ पे y 0 होगा वो x इंटरसेप्ट होगी। तो a आपका क्या आया है इस लीनियर इक्वेशन में, आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, a इज इक्वल टू -5 और b आपका क्या आया है 2। तो यहाँ बेशक आप इसी तरह से पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू -5 प्लस y, b इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। तो ये दूसरा इसका मेथड क्या है कि यहाँ पे क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास जैसे ही आपके पास जो इक्वेशन है, अब मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में देखूँ तो इंटरसेप्ट में मेरे पास राइट साइड पे क्या है, 1 है, राइट साइड पे 1 है, तो मैंने राइट साइड बनानी है। अब राइट साइड बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 10 से डिवाइड कर दूँगी इस इक्वेशन को, क्योंकि इसमें तो यहाँ 10 है,
ठीक है। तो जब मैं पूरी इक्वेशन को, अब मैथ्स का ये रूल है कि अब जब इक्वेशन आपको गिवन है तो आपने अगर एक वैल्यू को चेंज नहीं करना, अगर एक साइड को चेंज करोगे तो वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपने 1 लाना है, तो इसका क्या तरीका है कि दोनों साइड पे आप 10 से डिवाइड कर दोगे। जब आप बोथ साइड पे 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो आपने इस तरह से लिखा है। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हो कि क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास क्या हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हो, तब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप इसी लीनियर इक्वेशन को डिवाइड यहाँ 1 बनाने के लिए बस 10 कर दो। और ये भी हो सकता है कि आपने जो पहले पॉइंट फाइंड आउट किए हैं, जो फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट किया वो आपका एक्स इंटरसेप्ट आती है, क्योंकि आपने उसमें y0 पुट कर दिया था। जब y0 होगा तो एक्स इंटरसेप्ट होगी, और जब x0 होगा तो वो y इंटरसेप्ट होगी। ओके, तो दोनों तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो आपने याद की हुई है, आपकी जो मेमोरी में है, पहले वो लिखेंगे। x माइनस x1 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 साइन अल्फ़ा। अब cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा क्या है ये हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट अल्फ़ा से। टेंजेंट अल्फ़ा हमें पता है कि हम स्लोप का जो नाम है दूसरा, उसको हम टेंजेंट अल्फ़ा भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम m फाइंड आउट करने, इक्वेशन जो हमें गिवन थी उससे हम m आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, देखिए, -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो इसमें हमारे पास क्या होती है कि a/b माइनस a/b स्लोप किसके इक्वल होती है। इसको अगर सिंपल लीनियर इक्वेशन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ले भी आऊँगी 10, तो क्योंकि c का तो कोई रोल नहीं है इसलिए मैंने इसको उधर ही रहने दिया। तो इसमें जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, -a/b। तो a यहाँ पे क्या है, जो x के साथ वैल्यू होती है, और b क्या है, जो y के साथ वैल्यू होती है, ठीक है। तो -a/b जो है वो स्लोप होती है। a की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5। तो हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा जो है वो फिर क्या है, 2/5। अगर अब हमें टेंजेंट अल्फ़ा गिवन है ना, तो हम क्या फाइंड आउट, उसका टेंजेंट अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऑपोजिट ओवर बेस। तो अब टेंजेंट अल्फ़ा इसके इक्वल होता है। हम साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो हमने किस तरह से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 प्लस 25 डेट इज़ 29 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आ जाएगा, अंडर रूट ले लिया मैंने। तो फिर इसका मतलब है कि साइन अल्फ़ा मेरा क्या आ गया, परपेंडिकुलर क्या है 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 29। और इसी तरह से कोस अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेंगे। कोस अल्फ़ा क्या होगा हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है 5 ओवर अंडर रूट 29। तो कॉस अल्फ़ा जो है वो 5 ओवर अंडर रूट 29 आ गया। और x1 और y1 क्या है, जो हमने p1 फाइंड आउट किया था ना, वही वाले पॉइंट। तो p1 हमने जो पहले फाइंड आउट किया था उसमें देखें x1 -5 था, x1 हमारे पास -5 था और y1 क्या था 0। तो x -5 वो +5 हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू 5 ओवर अंडर रूट 29, y माइनस y1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 0 है। साइन अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू, साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 2 ओवर अंडर रूट 29। तो ये हमारे पास आ गई सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। लास्ट फॉर्म है हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये भी याद करनी है आपने, x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। इसमें होता है p, ठीक है। तो जब हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ना, ax प्लस बी वाई प्लस
सी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या करते हैं कि ये किस तरह से कन्वर्जन हो जाती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। और इस माइनस सी जो है वो पी कैसे बनता है, डिस्टेंस कैसे बनता है, जब हम इस सारे को ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर वही वाला मैथ्स का रूल आ गया कि हम सिर्फ इस साइड पे डिवाइड नहीं कर सकते, हम फिर इधर भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, हर एक वैल्यू को। ओके, और साथ में ये साइन प्लस माइनस होगा। ये प्लस माइनस क्यों लिया है मैंने, ये प्लस माइनस इसलिए लिया है कि हमने ये सी जो है वो हमारे पास नॉर्मल का लाइन से डिस्टेंस होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होना। इस साइड पे राइट हैंड साइड पे हमेशा वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होगी। तो उस वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सी पहले से नेगेटिव होगा तो हम भी नेगेटिव ले लेंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और अगर पॉजिटिव होगा तो हम फिर पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो अब हम इस अपना क्वेश्चन करते हैं। जो हमें गिवन है लाइन हमारे पास क्या है, -2x + 5y इज इक्वल टू 10। अब जो है मुझे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर चाहिए। ए स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर है क्या, ए यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू ए क्या है, -2 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, डेट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 + 25, ये आ जाएगा √29 प्लस माइनस √29। आपने हमेशा साइन जो है ना वो प्लस माइनस इसका लेना है। अब क्योंकि आपके पास सी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए पॉजिटिव से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवाइडिंग बाय √29, √29 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, -2x ओवर √29 प्लस 5y ओवर √29 इज इक्वल टू 10 ओवर √29, विच इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म, रिक्वायर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म जो है वो आपकी सबसे आसान है कि आपने प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कैलकुलेट करना है। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और बी क्या है आपका वाई का कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका, और हमेशा इसको पॉजिटिव आपने राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव बनाना है। इसको कहाँ पॉजिटिव बनाना है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव बनाना है। और याद क्या करना है आपने, नॉर्मल फॉर्म आपकी ये होती है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना कि नॉर्मल फॉर्म की क्या फॉर्म है, और ये भी आ सकता है कि सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो क्या है आपकी, ठीक है। तो याद करने वाली चीज़ें जो हैं वो 4 जो है वो मैंने आपको पहले भी ये 2 हाईलाइट कर दी थी और ये 2 हाईलाइट कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या है, हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं एल्टीट्यूड ABC विद साइड मेजरमेंट गिवन है आपको, ठीक है। फिर शो दैट द एल्टीट्यूड्स आर कॉन्स्टेंट, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपने ये सारे काम करने हैं। सबसे पहले मैं जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ AB लाइन सेगमेंट। स्केल लेना है और इसमें पेंसिल का जो लिड है वो आपका शॉर्प होना चाहिए, पेंसिल प्रॉपरली शॉर्प होनी चाहिए। अगर पेंसिल शॉर्प नहीं होगी तो वो आपका सही नहीं बनेगा। ये भी हम ड्रॉ करेंगे 3.5 मीटर का। साथ ही इसको लेबल कर लेंगे, सॉरी AB 4.8 है, AB इज़ 4.8। साथ ही लेबल कर लेंगे। फर्स्ट हमने AB ड्रॉ किया, देन BC 3.5। ये काम तो ऐसा है जो 6 क्लास से आपने स्टार्ट किया हुआ है। BC 3.5 B and C. So from with center at B, draw an arc of radius 3.5. This will be the BC, and then with center at A 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर, 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक। with center at A, draw an arc
of radius 4 centimeter which intersect the previous arc at point C. Join C with A and B. Join C with A and B. ABC जो है वो ट्रायंगल बन गई। अब हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड ऑफ साइड, एल्टीट्यूड ऑन साइड BC विद वर्टेक्स एट A। तो इसके लिए आपको कंपास को एडजस्ट करके ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक आर्क बनानी है जो ऑपोजिट साइड पे टच करे। एल्टीट्यूड बनाते हुए आपको अक्सर जो है वो अपनी साइड्स को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ जाता है। क्यों एक्सटेंड करना पड़ जाता है? क्योंकि हमने ये आर्क जहाँ पे साइड को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे रख के जो है वो इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। अब इसने कहाँ कहाँ जो है वो इंटरसेक्ट किया है साइड को, एक ये पॉइंट है, यहाँ रखेंगे, आर्क लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। आर्क लगा देंगे। फिर इसका दूसरा एंड कहाँ पे है? ये है, आर्क लगा देंगे। ये हमारा एल्टीट्यूड AX बोलते हैं इसको। इसको ज्वाइन कर देंगे A से, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको X कर दें, A से उसको A से ज्वाइन कर दें। X को पेंसिल दूसरी ले लेते हैं। सिमिलरली यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। A वर्टेक्स के बाद अब B वर्टेक्स की बारी आ गई। B वर्टेक्स पे रखेंगे, ऑपोजिट साइड पे आर्क लगाएंगे। इसको भी हमें जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा लिटिल बिट टू मीट द आर्क, ताकि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए। अब जहाँ पे ये साइड के प्रोड्यूस्ड साइड को टच कर रहे उस पॉइंट पे रखेंगे, आर्क लगाएंगे, और जहाँ इधर डाउनवर्ड इसने टच किया है उस पॉइंट पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क्स ने जहाँ इंटरसेक्ट किया उसको हम B पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। लास्ट वर्टेक्स की बारी आ गई C पॉइंट की। C पॉइंट पे रखेंगे, ऑपोजिट साइड को देखेंगे, उससे लिटिल बिट जो है वो बड़ा करेंगे कि ताकि हमारे पास ये आर्क आ जाए। आर्क हमारे पास आ गई। आर्क ने जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया वही प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के। सेम प्रोसेस हमने तीनों साइड्स पे सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट किया। इसको जो है दोनों आर्क्स ने जहाँ इंटरसेक्ट किया उसको हम किससे ज्वाइन करेंगे? C पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो है हमारे एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गए एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट एट पॉइंट I। इसको आपने X कह दिया, इसको Y कह दिया और इसको मैंने Z कह दिया। ठीक है, तो अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमने सबसे पहले क्या किया है? हमने सबसे पहले किया है ड्रॉ, कंस्ट्रक्ट किया है ना, ट्रायंगल ड्रॉ नहीं लिखना, कंस्ट्रक्ट किया है तो कंस्ट्रक्ट ही लिखेंगे। सॉरी, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC ऑफ गिवन मेजरमेंट। जो मेजरमेंट हमें गिवन थी, गिवन मेजरमेंट्स। सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया? उसके बाद आपने क्या करना है? विद सेंटर
center at A, draw इस आर्क का नाम रख लें कोई, आर्क ऑफ suitable radius which intersect BC, साइड BC, जो साइड BC इस तरह से लाइन से BC एट पॉइंट्स के नेम रख लें P and Q। थर्ड नंबर पे विद सेंटर एट P, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस। कोई मेजरमेंट नहीं ना ली हमने, बस सूटेबल रेडियस की ले ली। फोर्थ पे विद सेंटर एट Q, ड्रॉ आर्क ऑफ सूटेबल, सेम रेडियस लिखे ना, ऑफ सेम रेडियस which intersect the previous arc at point X। फिफ्थ पे join X with A, AX perpendicular to BC is the altitude on side BC from vertex A। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखेंगे सिमिलरली ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स BY एंड BY परपेंडिकुलर टू AC एंड CZ परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, कौन से नेक्स्ट आपने जस्ट नेम लिखने हैं। सिमिलरली सिक्स्थ वन पे सिमिलरली ड्रॉ एल्टीट्यूड क्या है, ड्रॉ एल्टीट्यूड नाम उसका BY परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है, AC पे एंड CZ परपेंडिकुलर टू AB। सेवंथ पॉइंट लिखते हैं AX BY and CZ intersect each other at point I, hence altitudes of triangle are congruent। ठीक है, अब ये देखिए अगर आपका ये सही प्रॉपर कॉन्फ्रेंट नहीं होगा ना, लाइन सपोज इस तरह से लगी हुई है थोड़ी सी इधर उधर, तो दिखने वाले को फ़ौरन से पता चल जाएगा कि एल्टीट्यूड जो है ना वो आपके सही नहीं है। कोई इस तरह से बीच में गैप, तीनों पॉइंट्स, तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं उनको एक पॉइंट में से पास करना चाहिए। ठीक है,
तो कंपास में पेंसिल आपने छोटी लगानी है, उसका लिड शार्प रखना है। फिर आपके एल्टीट्यूड जो है वो, और यहाँ से भी देख लेना है कि यहाँ से भी आपकी कंपास जो है ना वो बेंड वगैरह ना हुई हो, ठीक है, ताकि आपका जो है ना ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जिन बच्चों ने पास भी होना है कम से कम वो ज़रूर कर लेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जितनी भी है ना, इसमें एल्टीट्यूड की कंस्ट्रक्शन आ जाती है, मीडियन, राइट बाइसेक्टर, सर्कमसेंटर, ये जितनी एक ही एक्सरसाइज है 9.2, उस एक्सरसाइज को लाजमी करना है हर स्टूडेंट ने, किसी स्टूडेंट ने इसको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट, द ग्रुप डाटा फॉर द कंपनीज मंथली एक्सपेंस इज गिवन एज, ये ग्रुप डाटा आपको गिवन है, कैलकुलेट द मीडियन एंड द मोड एक्सपेंस फॉर द 24 मंथ्स। हमने 24 मंथ्स के लिए जो है वो, ये मंथली एक्सपेंस का गिवन है और हमने 24 मंथ्स का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम पहले हमें इसमें देखिए हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन एंड मोड, और डाटा कैसा गिवन है, ग्रुप्ड डाटा गिवन है। अब अगर ग्रुप्ड डाटा गिवन है तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो फिर फार्मूला जो है वो ग्रुप डाटा वाला यूज़ करना है, वरना तो मीडियन जो है वो दूसरे नंबर्स के लिए जो है वो दूसरा होता है, ठीक है। तो अब ग्रुप सिर्फ एक फार्मूला याद करेंगे तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस H/F N/2 माइनस C, ये मीडियन का फार्मूला होता है। L इसमें क्या है, लोअर बाउंड्री है, H क्या है, क्लास इंटरवल है, F फ्रीक्वेंसी, N/2 माइनस C, और C क्या है, जो भी हमारे पास मीडियन क्लास होगी उससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C है। तो अब जो है हमें जो डाटा गिवन है हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल जो है ना, जब भी आपने मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है या मीडियन मोड ही फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपने क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना है। ये लोअर बाउंड्री है, ठीक है। तो आपको ना क्लास इंटरवल नहीं चाहिए, क्लास बाउंड्री चाहिए। तो पहला स्टेप आपका क्लास बाउंड्री बनेगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बनेगा, फ्रीक्वेंसी के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा, ठीक है। ये सारे आपके जो होंगे, मैं अब जो डाटा है उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टली इसको डील करना थोड़ा मुश्किल लगता है, डील करना आसान हो जाता है इस तरह से वर्टिकल करने में ना, तो मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेती हूँ। 140 से 149 है, 150 से 159 है, और 160 से 169 है। अब क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज में क्या फ़र्क होता है, अब क्लास इंटरवल का हमें कैसे पता चला कि ये क्लास इंटरवल है और हमने इसको क्लास बाउंड्री में करना है, यहाँ से पता चलेगा कि ये डिफरेंट होंगी। जब बाउंड्री होती है तो बाउंड्री शेयर होती है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो हमारे पास क्या है, बाउंड्री है, वो बाउंड्री होती है, शेयर होती है, उसमें शेयरिंग होती है, तो सेम होगा फिर। अब हम बाउंड्रीज लिख लेते हैं। बाउंड्रीज कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 140 की जगह हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 139.52, और यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे, लोअर में से हम मज़ीद लेस कर देंगे और यहाँ इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ 149.52, 159.5, 159.52, 169.5, 169.52, 179.5। नेक्स्ट है हमारा F थोड़ा आगे करके लिख लेती हूँ। फ्रीक्वेंसी हमें क्या क्या गिवन है, ये डाटा में गिवन है आपके 3 है, 7 है, 5 है, 9 है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेट इकट्ठा करना, तो हम इसको कंबाइन करेंगे। 3 + 7 10, 10 + 5 15, और 15 + 9 24। अब हम सब हमारा पहला सबसे स्टेप जो होगा वो मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना होगा। मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n/2 कैलकुलेट करके। टोटल नंबर्स हाँ है कितने हमारे पास, फ्रीक्वेंसी से पता चल गया, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की तो वो 24 आया, मतलब टोटल नंबर जो है वो 24 है, इनको 2 किया तो मेरे पास यहाँ पे 12 आ गया। अब 12 जो है आपका जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगा उसको जो है वो आप हाईलाइट कर लेंगे।
तो अब देखें 12 जो है वो मेरा किसके 15 में आएगा, तो मेरी ये जो है वो मीडियन क्लास चूज़ हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, मीडियन क्लास चूज़ हो गई। तो मैंने अपनी मीडियन क्लास को जो है वो हाईलाइट कर लिया। मीडियन क्लास को मैंने हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि यहाँ से ही मुझे ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी। अब मीडियन क्लास में क्या है मेरे पास, सी जो होगा वो ये होगा, मीडियन क्लास से राइट फॉरन जो अब होगा दिस इज सी हमारे पास 10 हो गया। और हमने क्या लेना है, एफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो दिस इज होगी एफ उसी मीडियन क्लास की जो एफ होगी वो एफ होगी। और एच जो है वो तो हमें पहले ही पता है कि 140 से 149 जो है वो एच क्या है 10, 40 से लेकर 49 तक जो है वो एच 10 है। और लोअर बाउंड्री जो आपकी अब सिलेक्ट हुई है ना मीडियन क्लास, उसकी लोअर बाउंड्री वो क्या आ रही है हमारे पास, एल इज इक्वल टू 159.5। अब फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, जस्ट एक्स बार इज इक्वल टू 159.5 प्लस एच क्या है 10, एफ क्या है 5, n/2 12 आया, मैं 12 ही लिख लेती हूँ, माइनस सी 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10 और ये आ जाएगा 159.5 प्लस 2 इंटू 12 माइनस 10 टू 159.5 प्लस 4 163.5। ये आपका आ गया मीडियन। अब हम मोड फाइंड आउट करते हैं। मोड फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले मोड का फार्मूला लिख लेती हूँ। मोड इज इक्वल टू होता है हमारे पास वो भी एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ये तो हो गया फार्मूला। अब FM क्या होगा, FM का मतलब मोड फ्रीक्वेंसी M फॉर मोड, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना मोड फ्रीक्वेंसी। मोड क्या होता है, रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड जो M होगा, रिपीटेड जो F होगी डेट विल बी द FM। अब इसमें से अब F में से चेक करेंगे कि मोस्ट रिपीटेड कौन सी वैल्यू है हमारे पास 9। तो मोड क्लास जो है वो हमारी कौन सी चूज़ हो रही है, दिस टाइम हमारी चूज़ हो रही है लास्ट वन, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 9, 3 7 5 9। तो सबसे ज़्यादा किस में, लास्ट में है, तो ये हमारी मोड क्लास चूज़ हो जाएगी। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब FM तो हमारा हो गया मोड क्लास वाला। F1 क्या होगा हमारा, FM से फ़ौरन जो ऊपर होगा। तो पहले मैं FM लिख लेती हूँ। FM जो है वो हमारा है 9, जो हमने जिसको मॉडल क्लास चूज़ किया ना वही हमारा FM है। और F1 जो होगा वो उससे प्रीसीडिंग बिफोर वाला, पीछे वाला। तो F1 इज इक्वल टू 5। बट व्हाट अबाउट F2 जो है वो उससे आगे वाला। अब उससे आगे तो कोई क्लास ही नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, F2 इज इक्वल टू 0। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मोड क्लास होती है वो फर्स्ट बन जाए। अब अगर फर्स्ट मोड क्लास बन गई तो F2 तो होगा, देन जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी वो F2 होती है, लेकिन जो प्रीवियस वाली वैल्यू वो तो होगी नहीं। अगर वो मिसिंग होगी तो वो 0 होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर F2 नहीं है तो वो डेट इज़ 0। अब हमने वैल्यूज़ लिख ली और H तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वही डाटा है जो हमने जिसके लिए मीडियन फाइंड आउट किया है, वही वाला उसी के लिए H जो है वो 10। अब जस्ट और लोअर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, लोअर बाउंड्री चेंज हो जाएगी। लोअर बाउंड्री दिस टाइम हम लेंगे मॉडल क्लास की। ये हमारी मीडियन क्लास थी और ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, तो मॉडल क्लास की जो है वो लोअर बाउंड्री हमारी चेंज हो गई। लोअर बाउंड्री L जो है वो हमारा है 169.5। अब जैसे ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो मोड हमारे पास इक्वल आ जाएगा। हमने L की जगह पुट कर दिया 169.5, FM की जगह पुट कर दिया 9, F1 क्या है हमारा 5 ओवर
2FM 2 और FM जो था वो 9 था वो पुट कर दिया, माइनस F1 5 था वो पुट कर दिया, F2 जो है वो हमारा 0 वो पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय H। 169.5 प्लस 9 माइनस 5 4 ओवर 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 18 माइनस 5 क्या हो जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 169। यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ जाए। मॉड इज इक्वल टू 169.5 प्लस 4 ओवर 13 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 40 ओवर 13 हो जाएगा। 169.5 प्लस 40 ओवर 13, कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ लिखेंगे। 169.5 प्लस 40 ओवर 13, हमारा मोड आ गया 172.5, 8 कर देंगे राउंड ऑफ। दिस इज़ द मोड। यहाँ हमारा सेक्शन सी सॉल्व हो गया। अब अगर कोई कन्फ्यूजन इसमें हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ इसके बारे में आप लोग को कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि 24 मंथ से ना मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब अगर आप देखें तो ये टोटल ये मंथ्स हैं, ठीक है, ये एक्सपेंसेस हैं और ये मंथ्स हैं, तो हमें इन्हीं मंथ्स का जो है वो मोड और मीडियन कैलकुलेट करना था। तो एंड में 24 का कुछ नहीं करना था, ये इसी से रिलेटेड चीज़ थी, ठीक है। ओके बेटा, होप आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, उसको भी देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।